हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया है। भारतीय संविधान का जो पहला पार्ट वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान का जो तीसरा पार्ट है मूल अधिकार, उसके बारे में आज की क्लास में अपन और चर्चा करेंगे। मूल अधिकार है वो भारत के संविधान के भाग 3 में है और ये अपने कहाँ से लिए गए, तो ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका से मन लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका के संविधान से ये प्रभावित है मूल अधिकार। और कौन कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, तो ये मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक है वो मूल अधिकारों का प्रोविजन है हमारे संविधान के भाग 3 में। आज अपन है वो मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ कि मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही ऐसा एक साधन है जो आपकी रफ्तार को तेज़ करते हैं। यानी कि अगर आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके अजीब रास्ते में कोई बाधा आ रही है तो वही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार को तेज़ कर देती है। यानी कि कभी भी आपने जो रास्ता या मंजिल तक पहुंचने में जो भी रुकावट या बाधा आ रही उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो अपने है उसको एक पॉजिटिव रूप में लाना चाहिए, ताकि और अपनी है वो रफ्तार वो और भी है वो मंजिल तक पहुंचने के लिए अधिक हो जाएगी रफ्तार। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो अपने भारत के संविधान के भाग 3 में है। संविधान का पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। पार्ट 3 भारत के संविधान के पार्ट 3 में है वो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए मूल अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है मूल अधिकार? आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक है वो मूल अधिकारों का प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में। आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार है और ये हमने कहाँ से लिए है, तो अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ये प्रभावित है हमारे जो मूल अधिकार है ये। और आज अपन देखते हैं कि अधिकार वैसे मोटे तौर पर 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संवैधानिक अधिकार। अपन थोड़ा देख लेते हैं कि अधिकार होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संवैधानिक अधिकार एक होता है विधिक या सांविधिक, सांविधिक कह दो या लीगली राइट, सांविधिक अधिकार, सांविधिक या कानूनी, लीगली या विधिक। और एक होता है मूल अधिकार, और एक प्राकृतिक अधिकार। ये मोटे तौर पर अधिकारों के ये प्रकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार तो वे अधिकार होते हैं संवैधानिक जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान, मूल संविधान में किया गया हो, और जो दिए गए हो संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हो संविधान में, मूल संविधान में, उसे तो अपन कहते हैं संवैधानिक अधिकार। और सांविधिक अधिकार या विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसको है वो संसद ने कानून बनाकर है वो नागरिकों को दिया हो, बाद में कानून बनाया और फिर है वो नागरिकों को दिया। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार, जो पहले तो मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में, लेकिन उसको वो 31 से हटाकर है वो आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो अब है वो ये कानूनी अधिकार बन गया, सांविधिक अधिकार कानूनी अधिकार है, अब ये मूल अधिकार नहीं है। और एक होते हैं मूल अधिकार, जिसकी आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार वे होते हैं जिसके लिए जिसके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है व्यक्तियों के, तो वो सीधा है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधा है वो अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं, जो मूल भावनाएं या व्यक्तित्व के विकास के लिए जो मूल अधिकार होते हैं वो है वो मूल अधिकार कहलाते हैं। और एक होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो है वो हमें प्रकृति द्वारा दी गई है, प्रकृति से प्रदत्त अधिकार जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। जैसे सभी को खाना खाने का अधिकार है, सभी को हंसने का अधिकार है, सभी को खेलने का अधिकार है। इस प्रकार जो प्रकृति द्वारा हंसना, खेलना, कूदना, ये जो अधिकार ये प्रकृति द्वारा दिए गए, तो इसे अपन प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो मोटे तौर पर ये अधिकार होते हैं 4 प्रकार देखें आपने: प्राकृतिक, मूल अधिकार, सांविधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है और अपने भारतीय संविधान के पार्ट है वो 3rd में है, पार्ट 3। भारतीय संविधान का पार्ट 3 में मूल अधिकार है। तो अपना वो करते हैं मूल अधिकारों की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 में है वो राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा।
यानी कि अपन आगे बढ़ेंगे कि राज्य है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य है वो सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी के लिए वो जो विधि बनाएंगे विधि के समक्ष सभी की समानता और समता होगी, विधि के समक्ष सब समान होंगे। तो अपन जो आगे जो राज्य आएगा इस भाग थर्ड में जो अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे इसमें वो राज्य शब्द आएगा। तो राज्य किसे कहेंगे, राज्य की परिभाषा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आर्टिकल जब शुरुआत होती है मूल अधिकारों के आर्टिकल 12 से, तो उसमें सबसे पहले राज्यों की परिभाषा दी गई है कि अपन आगे पढ़ेंगे राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य कहेंगे किसे, वो तो होना चाहिए। तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहेंगे। तो केंद्र सरकार की विधायिका कार्यपालिका राज्य कहलाएगी, और राज्य सरकार की जो विधायिका होती है कार्यपालिका और विधायिका वो भी राज्य कहलाती है। और अन्य प्राधिकरण और प्राधिकारी वो भी राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। और इसी के साथ जो स्थानीय निकाय है और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेक यानी कि जो सरकार द्वारा जो सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं वो भी है वो राज्य की परिभाषा में आती है। और भी जो सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान है उन्हें भी अपन है वो राज्य कहते हैं। तो राज्य की डेफिनेशन में कौन कौन आता है तो देखते हैं अपन राज्य किसे कहेंगे। आर्टिकल 12 में है राज्य किसे कहेंगे। तो राज्य है वो केंद्र की विधायिका यानी कि संसद और कार्यपालिका, ये वो राज्य की परिभाषा में आएंगे। राज्य किसे, केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका। इसी प्रकार राज्य की विधायिका या विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल और राज्य कार्यपालिका, ये भी वो राज्य की डेफिनेशन में आएंगे। और इसी के साथ अन्य प्राधिकारी, ऑथराइज जो होते हैं अन्य प्राधिकारी, इसे भी अपन राज्य की डेफिनेशन में शामिल करते हैं। और इसी के साथ है वो PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU यानी कि जो सरकार की जो कंपनियां होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती है, तो वो भी है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, यानी कि वो भी है वो इसको भी है वो राज्य की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। और इसी के साथ है वो सरकार द्वारा वित्त पोषित, सरकार द्वारा वित्त पोषित यानी जिनको वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, वित्त पोषित सरकार के जो संस्थान है, वित्त पोषित संस्थान, वो भी है वो राज्य की परिभाषा में आएंगे। वो भी है वो उनको भी है उन पर भी ये अधिकार है वो लागू होंगे। और स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जैसे कि इसमें आ गई जो पंचायतें हैं, नगरीय निकाय है, वो सब है वो स्थानीय निकाय, वो भी राज्य की डेफिनेशन में आएंगे। तो राज्य किसे कहेंगे, आगे भाग 3 में अपन आगे पढ़ेंगे मूल अधिकार, तो उसमें राज्य शब्द बार बार आएगा। तो राज्य कहेंगे किसे, तो राज्य में ये शामिल होते हैं केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, और अन्य प्राधिकरण या प्राधिकारी, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती है, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है वो, और सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य संस्थान, वो भी है वो राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। और स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत जो पंचायत होती है, और नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे भी है वो राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। तो आर्टिकल 12 ये स्पष्ट करता है कि राज्य किसे कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 12। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या है, तो इसमें है वो मूल अधिकारों से असंगतता यानी कि वे विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है उनके बारे में प्रोविजन कर रखा है कि जो विधि है वो मूल अधिकारों से असंगत है वो है वो शून्य घोषित हो जाएगी, वो है वो अमान्य हो जाएगी। इसके बारे में आर्टिकल 13 में प्रोविजन कर रखा है। और इसमें है वो आर्टिकल 13(1) में है वो, इसमें वो संविधान बनने से पहले जो भी विधि बनाई गई हो और जो भी कानून बना हो, विधि का मतलब कानून, और वो यदि मूल अधिकारों को कम करता है तो वो है वो जिस हद तक या जिस सीमा तक मूल अधिकारों को कम करती है उस सीमा तक है वो शून्य घोषित हो जाएगा, वो है अमान्य घोषित हो जाएगा। तो इसमें वो संविधान पूर्व का जो कानून है, संविधान पूर्व विधि, संविधान बनने से पहले जो भी है वो विधि बनाई हो, वो यदि जो कम करती हो संविधान के जो मूल अधिकार को कम करती हो, तो वह वो उस सीमा तक शून्य होगी जहाँ जिस सीमा तक है वो मूल अधिकारों को कम करती हो। संविधान पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों को सीमित करती हो,
मूल अधिकारों को सीमित करती हो। यानी कि संविधान बनने से पहले की जो भी कोई कानून या विधि बनी हुई है और वो यदि मूल अधिकारों को कम करती है तो वो जिस सीमा तक कम करती है उस सीमा तक वो है वो शून्य घोषित हो जाएगी, जो संविधान पूर्व की जो विधि है वो। तो मूल अधिकारों को सीमित करती है तो वो उस सीमा तक शून्य घोषित या अमान्य शून्य घोषित होगी, जिस सीमा तक मूल अधिकारों को कम करती हो। मूल अधिकारों को कम करती हो यानी कि संविधान से पहले बनाएगी कोई विधि पहले बनी हुई है और मूल अधिकार संविधान बाद में बने, और अब यदि मूल अधिकारों को जो कम करती है विधि तो जिस हद तक जिस सीमा तक कम करती है विधि उस सीमा तक वो है वो शून्य घोषित हो जाएगी, बाकी वो एज इट इज रहेगी। और आर्टिकल 13(2) में क्या लिखा हुआ है, इसमें तो संविधान की पहले की है, संविधान पूर्व, और इसमें संविधान के बाद, संविधान बनने के बाद, संविधान के बाद यदि राज्य कोई विधि बनाता है, संविधान बनने के बाद राज्य कोई किसी प्रकार की जो कानून या विधि बनाता है और वो है वो मूल अधिकारों को कम करती है विधि, तो जिस हद तक या जिस सीमा तक मूल अधिकारों को कम करती है उस सीमा तक है वो अमान्य घोषित होगी या शून्य घोषित हो जाएगी। संविधान के बाद राज्य द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकार से असंगतता की सीमा तक, असंगतता की सीमा तक है वो शून्य या फिर है वो अमान्य घोषित हो जाएगी। यानी कि राज्य सरकार या केंद्र कोई भी किसी प्रकार का जो विधि बनाती है और उस विधि से यदि मूल अधिकार कम हो रहे हैं तो जिस सीमा तक मूल अधिकार कम हो रहे हैं या जिस सीमा तक वो विधि मूल अधिकारों से असंगत है उस सीमा तक वो है वो जो मूल अधिकार जो बनाई गई विधि है वो है वो शून्य घोषित या फिर है वो अमान्य हो जाएगी, वो उस सीमा तक है वो शून्य घोषित हो जाएगी विधि। अब आर्टिकल 13(3), इसमें क्या है, आर्टिकल 13(3) में है वो विधि को डिफाइन किया गया है, जिसमें इसमें वो विधि शब्द आया विधि, और बार बार विधि शब्द आया तो विधि किसे कहेंगे, तो विधि को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 13(3) में। आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा दे रखी है कि विधि अपन किसे कहेंगे, तो विधि वो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा कोई यदि आदेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, नियम, उपनियम, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना, ये सारे के सारे वो विधि कहलाती है यानी कानून कहलाती है। तो इधर देखना तो मैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट या राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए कोई अध्यादेश, जारी किया गया अध्यादेश, आदेश, अध्यादेश, आदेश, नियम, कोई नियम, विनियम, नियम, विनियम और उपविधि और कोई नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, अधिसूचना, तो ये है वो विधि कहलाती है। और इसी के साथ ये जो कोई परंपरागत या पहले से जो रूढ़ी या जो प्रथा चली आ रही है और वो विधि की है वो शक्ति रखती है, विधि के समान ताकत रखती है, तो वो भी विधि कहलाती है। परंपरागत रूढ़ी या प्रथा जो विधि की क्षमता रखती है, रूढ़ी या प्रथा, तो उसे भी अपन विधि कहेंगे। विधि किसे, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं, कोई नियम बनाते हैं, विनियम बनाते हैं, उपविधि, अधिसूचना या फिर जो परंपरागत पहले से चली आ रही कोई रूढ़ी या प्रथा हो और वो भी नियम की क्षमता रखती है तो वो है वो विधि कहलाती है। तो ये आर्टिकल 13(3) में वो विधि को डिफाइन किया गया है कि विधि किसे कहेंगे, और विधि का सामान्य सा मतलब होता है कानून। अब अपन देखते हैं, एक तो सिद्धांत है, एक तो न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है वो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन इसका किया जा सकता है। जो मूल अधिकार इनका या जो राज्य के द्वारा बनाई गई विधियाँ इनका है वो मूल अधिकारों और राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों का है वो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन
न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि यदि कार्यपालिका या सरकार कोई आदेश जारी करती है या फिर संसद कोई कानून या विधि बनाती है और वो विधि या सरकार का आदेश या फिर संसद की कोई कानून या विधि और वो संविधान की जो शक्तियाँ हैं जो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है, संविधान के उपबंधों से असंगत है, तो वो है वो उसको है वो न्यायालय को ये पूरा अधिकार है कि वो है वो उनको है वो अमान्य घोषित कर है वो उनके जो प्रवर्तन को रोक सकता है। विधि या जो कानून बनाया गया संसद ने वो यदि संविधान के खिलाफ है या संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो न्यायालय को ये पूरी शक्ति है कि वो है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार उनको न मानकर उसको है वो उनकी जो प्रवर्तन या उनकी जो क्रियान्वयन उसको है वो रोक सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि कार्यपालिका के कोई यदि आदेश जारी कर दिए, कार्यपालिका का आदेश या फिर संसद द्वारा बनाएगी कोई विधि, संसद द्वारा बनाएगी कोई विधि और वो यदि संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है या फिर उसके जो प्रवर्तन को रोक सकता है, उनके जो लागू या क्रियान्वयन को रोक सकता है। अनुसार नहीं है तो न्यायालय उनका क्रियान्वयन, संविधान की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है उनके पास, न्यायालय के पास है। तो इसलिए वो उनको पूरी शक्ति है कि यदि कोई भी विधि है संसद के द्वारा बनाई गई या सरकार के द्वारा कोई भी आदेश जारी किया गया है, कोई भी कानून बनाया गया है और वो यदि संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो उसको है वो क्रियान्वयन होने से रोक सकते हैं, उसको है वो अमान्य घोषित कर सकते हैं, क्रियान्वयन से रोक सकते हैं, उनको लागू होने नहीं देंगे, यानी कि जो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी न्यायालय है वो ये उनको पूरा अधिकार है कि जो सरकार द्वारा आदेश अध्यादेश कानून जो भी बनाया जाता है उनकी समीक्षा करे और वो यदि न्याय जो संविधान है भारत का उसके उपबंधों के अनुसार नहीं है तो फिर उसको वो लागू करने से रोक सकता है। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन। और एक होता है ग्रहण का सिद्धांत, इसी के साथ अपन देखते हैं। तो इस ये मूलाधिकारों से ही संबंधित है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि जो भी विधि या जो संविधान के पहले जो भी कानून या विधि बनी हुई हो पहले से बनी हुई हो और वो यदि अब है वो मूल अधिकारों को हनन कर रही है या मूल अधिकारों को सीमित कर रही है तो और मूल अधिकारों को सीमित करे तो वो उस सीमा तक है वो शून्य हो जाएगी। लेकिन कालांतर में यदि सरकार या फिर संसद कह सकते हैं, संसद या कार्यपालिका उसमें है वो संशोधन कर दे मूल अधिकारों में, वैसे मूल अधिकारों में संशोधन संसद ही कर सकती है, तो संसद यदि मूल अधिकारों में संशोधन कर दे और फिर है वो विधि वापस है वो मतलब वो पहले तो ये वो सीमित कर रही थी, अब है वो मूल अधिकारों में वो परिवर्तन कर दिया या मूल अधिकारों में संशोधन कर दिया, इससे वो विधि वापस है वो अब उसको वो सीमित नहीं कर रही है, तो वो पहले वाली विधि जो पूर्ववर्ती थी वो वापस पुनर्जीवित हो जाती है। जो पहले की जो विधि बनाई गई हो, संविधान से पहले की विधि बनाई गई हो और वो यदि मूल अधिकारों को सीमित या कम कर रही है तो वो उसके ऊपर पर्दा आ जाता है, वो ढक जाती है, वो है वो अमान्य घोषित हो जाती है या शून्य घोषित हो जाती है। लेकिन जैसे ही कालांतर में यदि सरकार मूल अधिकारों में ही परिवर्तन कर दे जिससे वो पहले वाली विधि है वो अब है वो मूल अधिकारों को कम नहीं कर रही है तो वो पूर्ववर्ती विधि वापस है वो पुनर्जीवित हो जाती है। ये इसी को है ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि पूर्ववर्ती विधि का है वो पुनर्जीवित होना, पुनर्जीवित होना। ग्रहण का सिद्धांत में ये होता है यानी कि जो पहले संविधान से पहले जो भी विधि बनी गई हो और वो यदि मूल अधिकारों को कम कर रही है तो वो शून्य हो जाती है घोषित या अमान्य ढक जाती है, पर्दा लग जाता है, वो है वो शून्य घोषित हो जाती है। लेकिन जैसे कालांतर में यदि कालांतर में या बाद में मूल अधिकारों में यदि सरकार संशोधन कर दे, मूल अधिकारों में परिवर्तन कर दे या संशोधन कर दे
अब जिससे वो जो पहले वाली विधि थी अब वो मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर रही है, तो वो वापस पुनर्जीवित हो जाती है, क्योंकि मूल अधिकारों में वो संशोधन कर दिया गया है। तो इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। इसको वो वहीं से सूर्य ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण होता है इसी प्रकार ये भी है। और एक होता है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें वो जो विधि बनाई गई है उसको पृथक्करण किया जाता है, यानी कि पूरी विधि है वो अमान्य घोषित नहीं होती। जिस विधि का जो पार्ट है, जो भाग है, वो संविधान के जो मूल अधिकार है उनको कम कर रहे हैं, तो वही केवल है वो अमान्य घोषित होते हैं। पूरी जो विधि बनाई गई वो है वो अमान्य घोषित नहीं होती है, यानी कि पृथक्करण किया जाता है। इसमें वो विधि का पृथक्करण, यानी कि विधि के जो पार्ट, विधि के जो भाग मूल अधिकार को सीमित करते हैं, केवल वो ही अमान्य घोषित होंगे। पूरी है वो विधि घोषित नहीं होगी। इसमें वो पृथक्करण किया जाता है कि विधि के ये पार्ट है वो मूल अधिकार को सीमित कर रहे हैं, तो केवल वही है वो अमान्य घोषित होंगे। पूरी विधि है वो अमान्य घोषित नहीं होगी, बाकी वाली जो पार्ट है वो एज इट इज सेम रहेंगे। तो ये मूल अधिकारों के संबंधित जो सिद्धांत थे उसको अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। पहले अपन थोड़ा ये देख लेते हैं कि किस किस आर्टिकल में कौन कौन से अधिकार। तो मूल अधिकार कितने हैं, 6 मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, लेकिन उसको मूल अधिकारों से वो कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो अब वो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, तो वो अपन है वो उसको देख लेते हैं। वैसे पहले बताना था ये, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 12 से 35 है। तो 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में विधि, यहाँ विधि की परिभाषा कह सकते हैं। और भी विधि से असंगतता, विधि की परिभाषा यहाँ असंगतता, मूल अधिकारों से असंगतता। जो असंगत विधि मूल अधिकारों से वो शून्य घोषित हो जाती है। और आर्टिकल 14 में है वो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक है वो समानता का अधिकार दे रखा है हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में। और फिर है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 और 24, इसमें वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में है वो आर्टिकल 25 से लगाकर 28 तक, इसमें वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आर्टिकल जो ये समता का अधिकार, पहला अधिकार, दूसरा मूल अधिकार, ये तीसरा मूल अधिकार, और ये धार्मिक स्वतंत्रता का चौथा मूल अधिकार। और 5वां मूल अधिकार है वो आर्टिकल 29 से 30 तक। इसमें है वो शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार है 5वां जो मूल अधिकार है।
और लास्ट जो छठा मूल अधिकार है, पहले 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार है उसको है वो मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अब वो कानूनी अधिकार है उसको है वो आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो 31 अब 31 रिक्त है और आर्टिकल 32 में है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 में कौन सा था? तो आर्टिकल 31 में वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन उसको है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 से है वो यहाँ से मूल अधिकार से हटाकर है वो उसको है वो यहाँ से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया है। तो ये आर्टिकल 31 अब नहीं है, इसलिए वो 6 मूल अधिकार है। कितने? 6 मूल अधिकार। और ये पार्ट 3 में है और इसको है वो मेंगदा काटना कहते हैं। तो ये मूल अधिकार, इसमें अब अपन ने 12 और 13 पढ़ ली। अब अपन देखते हैं समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक है। तो अपन अब देखते हैं आर्टिकल 14, जिसमें वो क्या है, समानता का अधिकार है। जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक। अपन पहले 14वां आर्टिकल देखते हैं। इसमें वो विधि के समक्ष समता है, वो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण एवं विधि का समान संरक्षण। ये अपन ने कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। विधि का समान संरक्षण तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता ये है वो ब्रिटेन में, ब्रिटेन में ये व्यवस्था है और अमेरिका में ये वाला प्रोविजन है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। तो इसका मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष सब समान है। भारत के संविधान में वो जो भी सरकार विधि बनाती है तो उसके सामने सब समान है, कोई भी विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो ये विधि के समान जो समता है ये वो 2 प्रकार की व्याख्या करती है। एक तो विधि के समक्ष जो समता है ये तो विधि के है वो विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या करती है, जबकि विधि के जो समान संरक्षण है ये विधि के शासन का सकारात्मक व्याख्या करती है। यानी कि विधि के समक्ष समता तो विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या। अब वो कैसे करती है उसको अपन देखते हैं। ये जो विधि के समक्ष समता है ये विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या करती है, शासन की नकारात्मक व्याख्या। कैसे करती नकारात्मक? यानी कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, विधि के समक्ष सब समान है। तो इसमें जो नई शब्द आ रहा है इसलिए वो नकारात्मक व्याख्या है। जैसे कि विधि किसी के साथ, किसी भी नागरिक के साथ है वो भेदभाव नहीं करेगी, तो ये नई शब्द है इसलिए वो नकारात्मक व्याख्या है। भेदभाव नहीं करेगी। इसमें वो नई शब्द आता है इसलिए वो इसको वो ये विधि के जो शासन की नकारात्मक व्याख्या करता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें वो सकारात्मक व्याख्या होती है। विधि के शासन की कैसी व्याख्या होती है? सकारात्मक। और इसमें ये होता है कि विधि समान परिस्थितियों में या विधि परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न, अपन ऐसा लिख सकते हैं, विधि परिस्थितियों के अनुसार है वो युक्ति संगत भेदभाव। कैसा भेदभाव? युक्ति संगत भेदभाव कर सकती है। इसमें तो विधि के समक्ष सब समान है, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इसका मतलब ये नकारात्मक व्याख्या करता है। तब इसमें विधि युक्ति संगत भेदभाव कर सकती है, यानी कि सबकी परिस्थितियों के अनुसार है वो एक जैसी नहीं होती है। जैसे आम जनता और जो निर्वाचित अधिकारी होते हैं, निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, तो इनकी परिस्थिति और आम जनता की परिस्थिति एक समान नहीं होती। तो इसलिए में है वो इसमें वो संरक्षण दिया गया, मतलब युक्तिगत भेदभाव किया जा सकता है कि उनको है वो विशेष प्रकार की जो है वो छूट दी गई है, या फिर उसको है वो उनके साथ है वो अगर सकारात्मक भेदभाव हो तो किया जा सकता है। और इसमें विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, इसलिए वो नकारात्मक व्याख्या करती है और ये है वो सकारात्मक व्याख्या करती है।
विधि के समक्ष सब समान है और विधि किसी के साथ है वो भेदभाव नहीं करेगी, किसी भी नागरिक के साथ है वो भेदभाव नहीं करती, इसलिए इसको कहते हैं नकारात्मक व्याख्या। जबकि विधि के जो समान संरक्षण है, इसमें वो विधि है वो समान परिस्थिति में या फिर परिस्थिति के अनुसार है वो भेदभाव कर सकती है। मतलब विधि के समक्ष समता, इसका मतलब है विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, विधि के समक्ष सब समान हैं और इस कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब वो ये नकारात्मक व्याख्या करती है कि विधि के समक्ष सब समान है, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो अब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है तो व्यक्ति किसे कहेंगे? व्यक्ति क्या केवल लीगल पर्सन वही है? नहीं, इसमें है वो कंपनी को भी व्यक्ति माना गया है। व्यक्ति में है वो तो व्यक्ति लीगली और कंपनी वो भी है वो किसी का वो भी है वो समान, विधि के समक्ष सब समान है, तो व्यक्ति में ये भी गिना जाता है। अब देखते हैं अपन समता के अपवाद। समता के अपवाद, इसमें क्या समता के बाद, जैसे कि व्यक्ति सब है वो समान परिस्थिति में, जैसे कि विधि का जो समान संरक्षण अपने देखा, एक तो विधि के समक्ष समता है और एक विधि का समान संरक्षण है। तो विधि का जो समान संरक्षण है वो ये व्यवस्था करता है, ये बात बताता है, या फिर ये कहना चाहता है, यहाँ कहता है कि समान परिस्थिति में विधि है वो समान व्यवहार करेगी, लेकिन विभिन्न परिस्थिति अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार विधि है वो युक्ति संगत भेदभाव कर सकती है। तो विधि के समक्ष समता में देखा, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, आर्टिकल 14 में ये। लेकिन इसके उस अपवाद में ये है कि वो किसी भी परिस्थिति के अनुसार वो विधि भेदभाव कर सकती है। तो अब किस में वो ये जो दिया गया है, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल ये अपने पदेन कार्यों के निर्वहन हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, यानी कि इनको थोड़ा विशेष अधिकार दिया गया है आम बाकी वाले लोगों से। इनकी परिस्थितियां अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग है, तो इनके साथ और हमारे के साथ है वो समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, इसलिए वो युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पदेन कर्तव्य या कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी कि जब ये अपने कार्य या अपने पदेन कार्य कर रहे होते हैं तो कोई भी कोर्ट है वो इनको है वो उपस्थित होने का नहीं कह सकते, या फिर वो कोई भी न्यायालय के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते हैं। और इसी के साथ देखें तो राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने कर्तव्यों या कार्यों के दौरान, अपने पद के कार्य के दौरान इनके विरुद्ध वो किसी प्रकार का वो आपराधिक जो कार्यवाही वो नहीं की जा सकती। अपने कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही है वो नहीं की जा सकती, यानी कि ये पद के कार्य के दौरान है वो इनके विरुद्ध वो कार्यवाही नहीं की जा सकती। इन्होंने कुछ अपराध किया है तो वो उसके लिए जब ये कार्य अपने पद पर कार्य कर रहे होते हैं तो इसके विरुद्ध है वो कार्यवाही नहीं की जाती, आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाती। और राष्ट्रपति और राज्यपाल क्योंकि इनकी परिस्थितियां अलग होती है इसलिए इनको ये विशेष अधिकार दिए गए। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये है वो इनके विरुद्ध है वो सिविल कार्यवाही दो प्रकार की, तो आपराधिक मामले होते हैं कि सिविल मामले, सिविल कार्यवाही, और ये सिविल कार्यवाही भी 2 माह के नोटिस देना होगा पहले और उसके बाद में शुरू की जाएगी। 2 माह के नोटिस के बाद है वो यह सिविल कार्यवाही भी
की जाएगी। आपराधिक कार्यवाही अपने पद के कार्यों के द्वारा नहीं की जा सकती जब तक वो अपने पद पर कार्य कर रहे होते हैं। और ये सिविल कार्यवाही ये भी है, वो 2 माह का पहले नोटिस देना होगा राज्यपाल या राष्ट्रपति, यदि उसने वो ऐसी कोई सिविल अपराध किया है तो उसके बाद वो कार्यवाही शुरू की जा सकती है। और आपराधिक में क्या होता है, आपराधिक मामले जिसमें यदि लूटपाट, डकैती, ये सारे आपराधिक मामले होते हैं। और सिविल मामले वो होते हैं जैसे वसीयत, संपत्ति, 2 भाइयों के बीच यदि संपत्ति को लेकर कोई विवाद हुआ है राज्यपाल या इनमें, तो फिर है वो सिविल मामले कहलाते हैं। और सिविल कार्यवाही है वो इनके विरुद्ध 2 माह का पहले नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद है वो शुरू की जा सकती है। तो ये इनको विशेष अधिकार दिया गया है, विधि के समक्ष सब समान नहीं, यानी कि समान परिस्थिति में है वो युक्ति संगत है वो समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगी विधि, लेकिन असमान परिस्थिति में युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। तो इनकी परिस्थितियां अलग होती है, तो इनके है वो थोड़े इसको विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ अपन देखें आर्टिकल 105 में है वो सांसद जो होते हैं, सांसद, उनको है वो विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 105 में आर्टिकल 105 ये शासन जो क्षमता के जो मूल अधिकार है उसके जो अपवाद उनको अपन देख रहे हैं। सांसदों को भी है वो विशेषाधिकार दिए गए हैं, क्योंकि इनकी भी है वो जो ड्यूटी होती है या जो परिस्थिति होती है वो है वो आम लोगों के समान नहीं होती। तो इनको भी आर्टिकल 105 में है वो सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। और ये इसका भी एक और अपवाद है, समता का ये अपवाद देख रहे हैं, समता के मूल अधिकार का 194 में वो एमएलए एमएलसी होते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य, एमएलए एमएलसी जो राज्य विधानमंडल के सदस्य थे उनको है वो विशेष अधिकार दिए गए हैं, को विशेषाधिकार। इनके वो विधि इनके साथ युक्ति संगत भेदभाव कर सकती है। और इसी के साथ आर्टिकल 31C इसमें वो ये प्रोविजन है कि अमीर व गरीबों के मध्य भेदभाव किया जा सकता है, यानी कि अमीर और गरीबों के मध्य सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। अमीरों व गरीबों के मध्य सकारात्मक भेदभाव वो किया जा सकता है, यानी कि राज्य ऐसी कोई विशेष योजना या कार्यक्रम चला सकता है जिससे वो जो गरीबों के कल्याण के लिए हो, तो इसके मध्य वो सकारात्मक भेदभाव है वो किया जा सकता है। ये भी अपवाद है जो आर्टिकल जो 14 है उनका किया जा सकता है। और विदेशी जो राजदूत होते हैं हमारे यहाँ पर, जो विदेशों के राजदूत यहाँ नियुक्त होते हैं, विदेशी राजदूत, इसी के साथ विदेशी शासक और राजनयिकों इनको भी विशेष अधिकार दिया गया है। ये यानी कि इनके विरुद्ध भी है वो समान व्यवहार है वो नहीं किया जा सकता, विधि के समक्ष समता, इनको भी है वो विशेष अधिकार दिए गए हैं। विदेशी राजदूत, विदेशी शासक, राजनयिकों को आपराधिक व सिविल कार्यवाही से उन्मुक्ति, यानी इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक और सिविल कार्यवाही अपने देश में नहीं चला सकती। यदि ये जो विदेशी राजदूत है, शासक है, यदि है किसी प्रकार की जो आपराधिक या अपराध कर दे, तो इनको है वो इनकी जो सजा है वो उनके देश के अनुसार ही मिलती है। अपने देश में है वो इनको इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का जो आपराधिक और जो सिविल कार्यवाही वो नहीं की जा सकती। इसके लिए इनको है वो विशेष अधिकार दिए, मतलब ये आर्टिकल शब्द का अपवाद है। और इसी के साथ है वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ में कार्य करने वाले लोगों को भी ये जो सिविल और कार्यवाही, आपराधिक और सिविल कार्यवाही है, इससे उन्मुक्ति है।
से उन्मुक्ति। तो ये थे आर्टिकल जो 14 है, विधि के समक्ष समता और समता का, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो इनके जो अपवाद थे उनको अपने देखा कि विधि का जो समान संरक्षण है उसको, और विधि के समक्ष समता है। तो आर्टिकल 14 में ये 2 प्रोविजंस है। तो इसके जो अपवाद थे वो अपन ने देखे। तो ये थे जो आर्टिकल 14 का मूल अधिकार, उसको मूल अधिकार देखा और उसके अपवाद देखे। तो आज की क्लास में अपन ने मूल अधिकारों के सामान्य चर्चा की और आर्टिकल 12 देखा, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 के बारे में चर्चा की। अगले आर्टिकल अपने वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये क्लास इनको ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।